सवाल क्या है? आज देखो कि हमारे देश में महिलाओं और पुरुष को लेकर हमेशा बात चलती है कि विकास में किसकी कितनी भागीदारी है, तो महिलाओं को उतनी भागीदारी आज भी नहीं है, क्योंकि अगर महिलाओं को हम बराबर भागीदारी दे देंगे, तो आप सोचो कि हमारी अर्थव्यवस्था 20 से 30% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं की कितनी भागीदारी है और लैंगिक असमानता का मुद्दा क्या है? क्यों लोग कहते हैं कि महिलाओं को आज भी समान काम करने के बावजूद उनको बहुत सारे क्षेत्रों में समान वेतन नहीं मिलता है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये बोला जा रहा है बच्चे कि भारत की गिनती विश्व के सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है। विकास की यात्रा सड़कों, इमारतों, डिजिटल सुविधाओं, वैश्विक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानकों के आंकड़ों में मापी जाती है। मगर चमत्कार की तस्वीर के पीछे एक ऐसा प्रश्न लगातार अनुत्तरित रहता है, अनदेखा करना संभव नहीं है। ये सवाल है कि क्या देश की महिलाएं इस विकास यात्रा में समान रूप से भागीदारी हैं? तो हम लोग बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आप देखिए जीडीपी में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय हर एक मुद्दों पर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम लोग महिलाओं की स्थिति को अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? तो ये बोला जा रहा है बच्चे कि यदि नहीं तो क्यों? अब मामला केवल आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक, सोशल जस्टिस का है, राष्ट्रीय प्रगति का है। तब सच यही है कि हाल के वर्षों में महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो आप देखो आज स्कूल हो, कॉलेज हो, आज हमारी बहन-बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, आगे उनके लिए चाहे शिक्षा की हो, सरकार की योजनाएँ भी उनको आगे क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, प्रोत्साहन दे रही हैं। तो ये बोला जा रहा है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या बढ़ रही है ना? इसके बाद बोल रहा है कि परीक्षा परिणाम में आप देखो कि बहुत सारे रैंकों में आप चाहे जेईई हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी उनकी रैंकिंग अच्छी आ रही है। तो बोला जा रहा है कि ये तो सब ठीक है, एक सकारात्मक परिवर्तन के संकेत हैं, जो दशकों के प्रयासों का नतीजा रहा है। इसके बावजूद जब शिक्षा से रोज़गार की ओर बढ़ने का समय आता है, तो कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति कम। तो पढ़ाई-लिखाई तक तो ठीक है, अच्छे रैंक आ जाएँगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल आता है कि फिर जब रोज़गार की बात आती है तो महिलाएँ पीछे क्यों हो जाती हैं? तो यह विरोधाभास भारतीय समाज की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को क्या करता है? उजागर करता है कि हम लोग पढ़ाए, ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया, पीजी कर लिया, हर चीज़ कर लिया, लेकिन सवाल आता है कि जब नौकरी की तो फिर यहाँ पे रेशियो बदल क्यों जाता है? पुरुष ज़्यादा हो जाता है और महिलाएँ कम हो जाती हैं। ठीक बच्चे? फिर देखो, तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 की एक रिपोर्ट आती है। इसमें बोला गया है कि भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 33% के आसपास है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 55% से क्या है, अधिक है। तो सोचो कि जो लैंगिक समानता होना चाहिए तो तभी होगा जब महिला और पुरुष क्या करेंगे, साथ-साथ काम करेंगे। लेकिन आप एक तरफ देखो 33% महिलाएँ काम कर रही हैं और 55% से ज़्यादा कौन कर रहा है बच्चे? पुरुष काम कर रहा है। तो लैंगिक यहाँ पे असमानता आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो फिर ये जीडीपी में इसका प्रभाव दिखेगा। अगर 55-55 हो जाता मामला तो बताओ कि जो जीडीपी है तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती ज़्यादा कि कम रहती? बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाती। तो देखो बच्चे, ये अंतर केवल आँकड़ों का नहीं है बल्कि सामाजिक संरचना, अवसरों की असमानता का है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो और स्थिति चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि अनेक विकासशील देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी भारत से कहीं क्या है? ज़्यादा है। आइए बच्चे देखते हैं कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, पर उसका स्वरूप चिंताजनक है। कैसे? अधिकांश महिलाएँ कृषि में काम करती हैं, इसलिए कृषि का क्या हो रहा है? महिलाकरण हो रहा है। तो कृषि में महिलाएँ क्यों? पुरुष कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है कमाने के लिए कि हम जाएँगे वहाँ पे काम करेंगे और पैसा ले आएँगे, तो फिर खेती करने के लिए बचा कौन? तो महिलाएँ करती हैं। फिर इसके बाद आप देखो घरेलू उत्पादन में या पारिवारिक जो है तो श्रम में जुड़ी रहती हैं। घर का कोई भी काम करना है तो बोलते हैं कि बच्चों को सँभालना है, बुजुर्गों को सँभालना है, तो कौन करती हैं? एक केयर टेकर के रूप में भूमिका निभाती हैं। वही बोला जा रहा है कि जहाँ उन्हें ना तो अब बताओ घर में कोई महिला काम करती है तो पुरुष यही तो बोलता है तुम क्या करती हो सुबह शाम तक? लेकिन घर का काम तो करती हैं, लेकिन वो जीडीपी में नहीं जुड़ता है। तो वेतन नहीं मिलता और ना ही सामाजिक सुरक्षा। अब घर में कोई महिला, चाहे हमारी माँ-बहन हो या कोई भी हो, वो लोग काम करती रहती हैं, तो क्या उनको पेंशन मिलता है? नहीं मिलता। वेतन मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जीडीपी में उनका योगदान है? नहीं है, क्योंकि उन कामों की गणना नहीं होती है। तो वही बोला जा रहा है कि उनका श्रम आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज हो जाता, मगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो जब पैसा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो लोग ये बोलते हैं तुमने किया क्या? इसके
इसका मतलब कि उनको आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त होती, उनको जो आत्मसम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बोल देते हैं कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। फिर देखो बच्चे, शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो महिलाएँ शिक्षित हैं, कुशल हैं। यहाँ पे आप देखो बड़े-बड़े जो शहर हैं वहाँ पे महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं, उनके पास शिक्षा है, उनके पास कौशल है, मगर सुरक्षित और सम्मानजनक और स्थिर रोज़गार तक उनकी पहुँच सीमित है। लेकिन आप फिर देखो तो उनको ऐसा नहीं है कि उनके पास एजुकेशन है, उनके पास डिग्री है तो बहुत अच्छा कर पा रही हैं, उनको भी अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि परिणाम क्या होता है, तो वो अल्प वेतन में काम करती हैं, फिर कार्यबल में पूरी तरह से बाहर हो जाती हैं। आप देखो कि अगर एक पुरुष जाता है अपना रिज़्यूम लेकर, एक महिला जाती है, तो वो जो सामने वाला जो भर्ती कर रहा है, वो देख के ही महिला समझकर 5,000 आगे ही कम कर देता है। बोलता है कि अगर 30,000 में बात करेगा तो बोलेगा कि आपको हम 25 देंगे, और जब पुरुष जाएगा तो उससे बोलेगा कि हम आपको 30 देंगे। इसका मतलब कि कहीं न कहीं असमानता यहीं से क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है और उनको अल्प रोज़गार का सहारा लेना पड़ता है। महिलाओं के कार्यबल से जो है तो सामाजिक और अपेक्षाएँ और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ और मानसिक दबाव से गहरा, अब जैसे कोई महिला पढ़ी लिखी है, लेकिन लोग बोल दिए कि तुमको पारिवारिक ज़िम्मेदारी निभाना है, तो बताओ वो मानसिक रूप से वो खुश थोड़ी रहेगी। उसको लगेगा कि बताओ हमने पढ़ाई-लिखाई किया था, क्या इसी दिन के लिए किया था? लेकिन बोला जाता है कि नहीं तुमको ये तो सँभालना पड़ेगा, तो मान लेती चलो कोई बात नहीं। वही बोला जा रहा है बच्चे कि आज अधिकांश परिवारों में अपेक्षा बनी हुई है कि घर, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व किसका है? महिलाओं का है। बच्चे कौन देखेगा? महिलाएँ देखेंगी। बुजुर्गों को कौन देख महिलाएँ तो देखभाल में पुरुष बहुत कम ही अपना योगदान देता है। वो बोलता है कि हम तो बाहर काम कर रहे हैं ना, तुम घर का कर लो। इसका मतलब कि उनके अंदर जो टैलेंट है, उन्होंने जो पढ़ाई किया, उन्होंने जो कौशल किया, तो क्या इसी दिन के लिए किया था कि केवल हम देखभाल करेंगे? तो इसका मतलब है कि जीडीपी में उनका योगदान नहीं हो पाता है। जब काम और घर के बीच संतुलन बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले महिला के करियर का त्याग करना पड़ता है। बोला जाता है कि अगर कोई महिला जागरूक है, बोलती है कि हमको क्या करना है? हमको काम करना है, मैनेज कर लूँगी। सामने वाले से जवाब क्या आता है कि तुमको या तो नौकरी चुनना पड़ेगा या तो घर। तो बताओ क्या करोगे? महिला सामाजिक दबाव में और ससुराल पक्ष वालों का दबाव होता है या समाज का, परिवार का, वो सोच लेती है कोई बात नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगी। तो वहाँ पे क्या कर देती है? त्याग दे देती है कि हम आज के बाद इसके मामले में सोचना ही नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि त्याग स्वैच्छिक कम और परिस्थिति जन्य ज़्यादा है, तो क्या बताओ उसने अपने मन से किया था? नहीं, उसके ऊपर दबाव डाला गया था पारिवारिक सामाजिक कि नहीं तुम समझो, तो समझ गई कि चलो ठीक है समझ लेती हूँ। समाज में गहराई से बैठी धारणा महिलाओं की प्राथमिकता का घर है, कार्य केवल एक विकल्प है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता से बड़ी बाधा है। अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? अगर किसी समाज को देखना है को कितना पढ़ा लिखा है, तो महिलाओं की स्थिति देखो। आज भी देखिए हमारे देश में शिक्षा का स्तर सब ठीक-ठाक है, पढ़ाई-लिखाई सब कर रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति उतनी सम्मानजनक नहीं है, जितना होना चाहिए। कहीं न कहीं पुरुषवादी सोच लोगों के अंदर घुसी हुई है, वो दिखा देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। वही आप देखो यूपीएससी में जितने टीचर हैं, क्या उनकी किसी की पत्नी टीचर हैं? नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप यूपीएससी के लाइन में आप देखो तो 1-2 जैसे नीतू मैम हो गई, वो पढ़ाती हैं। इसके बाद आप देखो कि 2-3 मैम और हैं, इसके अलावा क्या यूपीएससी में महिलाओं को अवसर मिला? नहीं मिला। इसका मतलब कि कहीं न कहीं लैंगिक असमानता है, बिल्कुल है। फिर बोला जा रहा है कि एक अन्य गंभीर समस्या है वेतन असमानता। आप देखिए कि गाँव में या कहीं पे जैसे मान लीजिए कि 2 लोग मज़दूरी कर रहे हैं, तो वेतन तो बराबर मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पुरुष को 400 मिलेगा, तो महिला को 200 मिलेगा। क्यों भाई तुमने उस काम करा है, फिर भी उसका काट लिया वेतन। क्यों? क्योंकि वो महिला है। तो भाई कब तक? तो वही बोला जा रहा है बच्चे कि अध्ययनों में पता चलता है कि भारत में समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 20 से 25% वेतन कम मिलता है। ये भी क्या है? बहुत ही बड़ी दुर्दशा है कि यार काम एक महिला और एक पुरुष दोनों कर रहा है, लेकिन पुरुष होने के नाते वो 25% क्या पा रहा है? ज़्यादा पा रहा है। एक महिला होने के नाते वो 25% वेतन कम पा रही है। लेकिन बताओ पढ़ाई-लिखाई तो उसने बराबर किया ना, मेहनत तो बराबर किया ना, तो यहाँ पे भी लैंगिक समानता दिखती है और यही हमारे समाज में जो न्याय होना चाहिए, जिसको सामाजिक न्याय बोलते हैं, तो सामाजिक न्याय की धारा से वो छूटती हुई चली जाती है। फिर उनके मन में कुंठा पैदा हो जाती है कि यार हमने पढ़ाई-लिखाई किया और हमको क्यों महिला होने के नाते क्यों आप पैसा कम दे रहे हैं? लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं बोलती है कि सामने वाला बोलता है हम जॉब से निकाल देंगे ज़्यादा बोलोगे तो। ये भी उनके लिए चुनौती है। वही बोला जा रहा है कि अंतर महिलाओं को आत्मविश्वास, कार्य संतोष और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा की गहराई से प्रभावित करता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि इससे महिलाओं की जो क्रय शक्ति है और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या होती चली जाती है बच्चे? कमज़ोर। ये बताओ कि जैसे मान लो कि ए पुरुष है और बी महिला है, दोनों एक समान काम किए लेकिन एक को महिला होने के नाते 25% कम वेतन मिला, तो बताओ क्या वो क्रय शक्ति उसकी उतनी होगी? नहीं होगी क्योंकि सैलरी आएगी तो कम आएगी। इसका मतलब
मतलब है कि उसके मन में आ जाता है कि हमारे पहले से ही पैसा कम है, यहीं से महिलाएँ समाज के मुख्य धारा से पीछे हटने लगती हैं। फिर बोला जा रहा है कि सरकार की ओर से महिला केंद्रित अनेक कानून और योजना सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया है। आप देखो महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, बेटियों की बढ़ाने के लिए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो बेटियों को बहुत आगे तक ले गई, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखो कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो कंपनियाँ हैं वहाँ पे काम करने जाती हैं, तो बहुत से लोग जो दबंग समूह होता है उनको परेशान करते थे, इसीलिए विशाखा गाइडलाइन जारी हुई कि भाई उनके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। इसके बाद आप देखो बच्चे कि मातृत्व लाभ उनको दिया जाता है, समान वेतन के अधिकार। भारत सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया ना, भारत सरकार नहीं करती, ये तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो लोग काम करते हैं ऐसा। फिर बोला जा रहा है कि महिला केंद्रित कौशल विकास कार्य, अब जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई जिसके तहत उनको सिलाई सिखाया जा रहा है, मेकअप सिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़, तो कहीं न कहीं उनके अंदर स्किल डेवलप्ड हो रही है। इससे फ़ायदा हो रहा है। सरकार जो है तो उनको बहुत सारे क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन दे रही हैं, उनको प्रमोशन राशि दी जाती है कि आप आगे बढ़िए, आपको हम क्या करेंगे, एक पैसा देंगे। और सरकार इस समय देखो कि जैसे मध्य प्रदेश में एक योजना है लाडली बहना योजना, वहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, तो महिलाओं को थोड़ा बहुत सरकार प्रमोट कर रही है। लेकिन सबको समझना होगा कि जो बेसिक इनकम होता है तो एक महिला को भी मिलना चाहिए। अगर पुरुष कोई नौकरी करता है, महिला घर में काम करती है, तो पुरुष को खुद सोचना चाहिए कि हम अपने सैलरी का एक हिस्सा वो माँगे चाहे ना माँगे, हम उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या करें। देख अगर हम 50,000 पाते हैं, 25,000 तुम्हारा, 25 हमारा, 25 हमारे अंडर में है, जो हम काम करेंगे 25 तुम्हारा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बताओ उसके अंदर खुशहाली आएगी और जो समाज है तो बहुत अच्छा क्या होगा, उन्नत अवस्था में जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि मगर समस्या कानूनों की अनुपस्थिति की नहीं है। कानून तो बहुत है, योजनाएँ तो बहुत हैं, सवाल क्या है बच्चे के प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है, उनको लागू नहीं किया जाता है। तो नीति बहुत है लेकिन लागू नहीं किया जाता है। महिलाएँ आज भी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और जो जागरूक हैं, जो सामाजिक दबाव या नौकरी छूटने के भय से आवाज़ उठाने से परहेज़ करती हैं। तो अगर मान लो कोई महिला है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो इसलिए नहीं बोलती है कि ऐसा ना हो कि हम वेतन की बात करें और मुझे ही क्या बोल दिया जाए कि भाई निकलो, हमको नहीं रखना है। तो इसीलिए वो चुप हो जाती हैं। कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण तंत्र या तो मौजूद नहीं होते हैं या फिर इतने कमज़ोर होते हैं कि महिलाएँ उन पर भरोसा नहीं कर पाती हैं। आप देखो कि कोई कंपनी है, वहाँ आपने बना दिया कि यहाँ पे एक कमेटी होगी, जाँच करेगी, लेकिन सवाल ये है कि शिकायत कौन करेगा? वो सोचती है कि शिकायत करेंगे तो हम ही को ना निकाल दें। तो यही बोला जा रहा है कि जाँच ये तो होगी तो ठीक है, नहीं तो बहुत कमज़ोर होगी या तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। वही बोला जा रहा है पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन बोलता है बच्चे कि भारत में कार्यरत महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहाँ ना तो कार्य का समय निश्चित है, ना ही भविष्य है, ना ही सुरक्षा है, ना कोई सामाजिक पेंशन मिलती है, ना सुरक्षा मिलती है। सिर्फ काम करते रहो, जितने दिन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव या पारिवारिक कारणों से कार्य में विराम लेती हैं, तो पुनः कार्यबल में लौटना उनके लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियोक्ता अनुभव में आए अंतर से नकारात्मक, देखो जैसे मान लो कि कोई महिला गर्भवती हो गई, अब वो काम छोड़ेगी, तो मान लीजिए कि उसने 4-5 महीने काम छोड़ दिया तो जब दोबारा वो जाएगी कि सर हमको ड्यूटी में रख लीजिए, वो मना कर देता है। उसके मन में आता है कि इसके अंदर टैलेंट था, इसने 5 महीना गैप कर दिया होगा, तो हो सकता है कि इसको सब भूल गया हो। इसीलिए वो आदमी उसको ड्यूटी पे दोबारा नहीं रखता है, काम पे नियुक्ता नहीं रखता है। तो एक बड़ी समस्या है, ये गलत बात है ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई छोड़ दिया तो थोड़ी उसको भूल गया है। तो यहाँ पे समझना होगा। हालाँकि कुछ सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए हैं, जैसे कुछ राज्यों में देखो महिलाओं के लिए विशेष रोज़गार योजनाएँ चलाई जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के जीवन में क्रांति है। आप देखो कि इसके द्वारा महिलाएँ आपस में मिल के छोटा-छोटा काम कर लेती हैं। फिर अभी भारत सरकार ने जो ड्रोन दीदी योजना चला रही है कि महिलाओं को, और एक जो बहुत बड़ी योजना है कि लखपति दीदी योजना का महिलाओं को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएँगे। फिर देखो बच्चे, फिर बोला जा रहा है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 25 में देखो तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है बच्चे, लाखों महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन आजीविका प्रदान करना, ताकि उनको रिस्पेक्ट भी मिले और काम भी मिले, काम के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए। केरल की बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है कि आप कोई काम करिए, स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर नीति और इच्छा शक्ति और सामाजिक सहयोग, एक अगर मान लो कि नीति उनके पक्ष में हो जाए, इच्छा शक्ति उनके पक्ष में हो जाए
समुदाय और सामाजिक सहयोग, ते तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और देश के जीडीपी में योगदान भी बढ़ जाएगा। फिर देखो बच्चे, इन प्रयासों का अब तक सीमित ही रहा है, लेकिन समाज की सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी केवल महिला सशक्तिकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बराबरी का। ये बताओ, कोई मान लो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर बाइक में 2 टायर हैं, अगर एक को पंचर कर दोगे तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? कभी नहीं, आप उतनी स्पीड नहीं कर पाओगे। तो वही बोला जा रहा है कि महिलाएँ भी आपके अर्थव्यवस्था के लिए एक गाड़ी के पहिए के समान ही पुरुष और महिला है। अगर दोनों सही रहेंगे तो बहुत तेज़ी से रफ्तार होगी। तो आप अगर उनको योगदान दे दोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही बोला जा रहा है कि हिस्सेदारी से जुड़ा मामला है। विभिन्न अध्ययनों में पता चला है बच्चे कि यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान हंग अगर हम कर दें, अब जैसे 33% कौन है? महिला काम कर रही हैं और जो 55% है पुरुष है, अगर इनको भी हम 55-55 कर दें, तो आप सोचो बच्चे कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि आ जाएगी। और विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बोलती हैं बच्चे कि भारत अपनी जीडीपी में 20 से 30% तक की वृद्धि दर्ज कर सकता है यदि लैंगिक अंतर को समाप्त है। अगर महिला और पुरुष एक साथ काम करेंगे तो भारत की जीडीपी 20 से 30% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आज हमारी जीडीपी मान लो कि $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, तो अगर इसको कर देंगे तो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आज के दौर में ज़रूरी है कि कार्यक्रमों या कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाया जाए, उनके अनुकूल बनाया जाए, शिकायत तंत्र को प्रभावी बनाया जाए कि कोई दिक्कत हो तुरंत लोग एक्टिव हो जाएँ। इसके बाद जहाँ लचीले कार्य समय हैं, सुरक्षित परिवहन है, बाल देखभाल सुविधाएँ हैं, समान वेतन सुनिश्चित हो, जहाँ पे वेतन कम है, लैंगिक असमानता है, वहाँ पे दूर करो ताकि वो लोग भी क्या हों, प्रोत्साहित हों कि हमको काम करना है। परिवार और समाज को भी यह स्वीकार करना होगा कि महिला का कार्य करना कोई विकल्प नहीं है बल्कि उसका अधिकार है। और जैसे लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, और तो महिला वही बोला जा रहा है कि महिला इसलिए नहीं है कि वो कार्य करेगी, नहीं, उसका अधिकार है, उसका भी राइट्स है। जैसे आपका राइट्स है नौकरी करना, ड्यूटी में आप जा रहे हो, पारिवारिक ज़िम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हो, तो भाई उसका भी है, वो भी नौकरी करेगी। तो इसका मतलब अगर महिला और पुरुष आपस में दोनों सामाजिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करें संतुलित तरीके से, तो बताओ अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। वही ज़िम्मेदारियों में समान भागीदारी होनी चाहिए। जब इस तरह समझ विकसित जब तक नहीं होगी, तो कानून कागज़ों और अवसर के आँकड़ों पर ही सिमटे रहेंगे और कंपनियों को केवल विविधता के आंकड़े प्रस्तुत करने में से बढ़कर वास्तविक समावेशन की संस्कृति से आगे बढ़ना होगा। महिलाओं के लिए कौशल कार्यक्रम है, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण है, करियर पुनः प्रवेश कार्यक्रम हो। जैसे मान लो कोई महिला बीच में छोड़ देती है, तो अगर उसको प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है तो आप उसको क्या करो, दोबारा प्रशिक्षण दे दो, है ना? उसका रीस्किल कर दो। उसको जब ट्रेनिंग दे दोगे तो उसको जो भूल गया दोबारा क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियों का पालन किया जाए कि कार्यस्थल पर उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए एकदम अनुकूल वातावरण आप मुहैया कराइए ताकि वो भी अपना सम्मानजनक जीवन जी सकें। फिर सवाल यही है, क्या हम महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी मानते रहेंगे या विकास का सक्रिय भागीदारी या सहभागी बनाएँगे? जब तक महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक कहना मुश्किल है कि भारत का विकास वास्तव में क्या होगा, समावेशी होगा। समावेशी का मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा, सामाजिक न्याय तभी हो पाएगी जब महिला और पुरुष को हम समान नज़रिए से आगे बढ़ाएँगे। तो वादे घोषणाएँ भी हैं पर समय की माँग है, उतने ही अवसर सुलभ हों जितने पुरुष को होते हैं और केवल सरकारी नीतियों नहीं बल्कि सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। यानी महिला और पुरुष को आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिनमें से व्यक्ति को, समाज को, समुदाय को और देश को आपस में मिलकर बात करना पड़ेगा कि नहीं, इनका अधिकार है, इनका कर्तव्य नहीं है, तब आगे वो बढ़ पाएँगे और हमारी अर्थव्यवस्था का आकार क्या हो जाएगा, साकार होगा और हमारी अर्थव्यवस्था 20 से 30% क्या हो जाएगी और आगे